नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पी फॉर पॉलिटी चैनल पर। हम लेके चल रहे थे आपकी जो फर्स्ट ईयर में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया जो टॉपिक है, पेपर है, उसमें आपकी टोटल 6 यूनिट है, जिसमें सबसे पहले हमने स्टार्टिंग 5th यूनिट से की थी, क्योंकि बहुत ही फैक्चुअल यूनिट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है आपकी इस पूरे पेपर की। ठीक है, जो 6th यूनिट है ये सबसे छोटी यूनिट है बेसिकली, क्योंकि इसके बाद मैं आपको फर्स्ट से लेकर 5th यूनिट तक वो सारी कवर करवाऊंगा। लेकिन जो 6th यूनिट है, जिसमें इश्यूज एंड डिबेट्स इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन दिया गया है, इसमें हमें सिर्फ 3 पॉइंट पे फोकस करना है। पहला अपना आरटीआई, दूसरा अपना लोकपाल और लोकायुक्ता, और तीसरा कि औरतों का एडमिनिस्ट्रेशन में क्या अभाव है, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में उनके होने से क्या क्या बदलाव लाए जा सकते हैं, या उनका होना क्यों जरूरी है। इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स पे आज हम नजर डालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी 6th यूनिट, जिसमें सबसे पहला पॉइंट आपका बनता है कि क्या सिग्निफिकेंस है एथिक्स के एडमिनिस्ट्रेशन में ऐड करने की। कहीं भी किसी भी चीज में यदि एथिक्स डाला जाता है तो उसमें यही देखा जाता है कि जो पावर है उसका सही से इस्तेमाल हो, जो लोगों के ऊपर जो पावर किसी को दी गई है उसका वो आदमी सही से इस्तेमाल करे, उस पावर का अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए वो यूज ना करे। इसलिए ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें हम देखेंगे कि जो सिग्निफिकेंस क्या है एथिक्स के। बेसिकली सबसे बड़ी बात ये है कि जो सिग्निफिकेंस है एथिक्स के एडमिनिस्ट्रेशन में, वो तो सबसे बड़ा तो यही है कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं, जो आईएएस आईपीएस वगैरह, ये मान लो आपके, तो उनके हाथ में जो पावर है वो अपने हिसाब से, मैं यही बता रहा हूं कि एथिक्स का मतलब यही है कि किसी के हाथ में पावर है तो वो उसका सही से यूज करे। ऐसा नहीं है कि अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए वो यूज करना स्टार्ट कर दे। तो पहला पॉइंट आपका यही बोलता है कि जो सिविल सर्वेंट्स है उनकी जो पावर है उसको चेक करना। दूसरा, एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रमोट करना। अब एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब है? वो एजेंसीज जो कानून आपके लागू करती हैं, उनके हाथ में पावर है, तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको प्रमोट करेगा। एथिक्स यदि हम एडमिनिस्ट्रेशन में डालते हैं। दूसरा, ये रिलेशन स्टैब्लिश करेगा सिटीजन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में। ये प्रमोट करेगा, क्या प्रमोट करेगा? सोशल वेलबींग एंड पब्लिक इंटरेस्ट। ये एथिक्स एडमिनिस्ट्रेशन में प्रमोट करेगा क्या? कि कंट्रोल करेगा एग्जीक्यूटिव पावर को। एग्जीक्यूटिव पावर वही, ऐसे मान के चल रहा है एग्जांपल के तौर पे, पुलिस के हाथ में पावर है, ठीक है, लेकिन पुलिस उस पावर को किस हिसाब से यूज करती है? कहीं वो जो सिटीजन है उनका शोषण तो नहीं करती, तो वो कंट्रोल करेगा एग्जीक्यूटिव पावर को, और एग्जीक्यूटिव एफिशिएंसी को क्या करेगा? बढ़ावा देगा। वो एथिक्स का एडमिनिस्ट्रेशन में होने से वो स्ट्रेंथन करता है लीगैलिटी को, और जो क्रेडिबिलिटी है, जो काम करने की क्रेडिबिलिटी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, उसको बढ़ावा देता है, मेंटेन करता है मोरल, हाई मोरल। भाई मोरल वैल्यूज तो प्रमोट करेगा। जहां पे एथिक्स आ जाता है वहां पे ऑटोमेटिकली मोरल वैल्यूज बढ़ जाती हैं। और टू सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो है कंट्रोल करप्शन। जिसके हाथ में पावर होती है तो हाई चांसेस हो जाते हैं कि वो करप्शन करे अपने हिसाब से। तो यहां पे करप्शन को रोकने के लिए एथिकल वैल्यूज आपके एडमिनिस्ट्रेशन में डाली जाती हैं। अब जो मेन पॉइंट है आपका, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, इसके बारे में हमें पढ़ना है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? एक तो ट्रांसपेरेंसी सबसे बड़ी, कि आप किसी भी एजेंसी पे आप आरटीआई डाल सकते हैं और पूछ सकते हैं कि भाई इसका मुझे ब्यौरा चाहिए। अकाउंटेबिलिटी बढ़ाता है। ओपननेस इन पब्लिक इंस्टीट्यूशन, जो भी आपके पब्लिक इंस्टीट्यूशन है वहां पे आप आरटीआई डाल सकते हैं। आजकल तो ऑनलाइन भी होगी आरटीआई, 25 रुपए लगते हैं और आप अपनी आरटीआई डाल सकते हैं, और 1 महीने के अंदर आपको उसका रिस्पॉन्स मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी एजेंसीज आती है ये कवर करता है। सभी गवर्नमेंट एजेंसीज और इंस्टीट्यूट फंडेड बाय द स्टेट। रिक्वेस्ट प्रोसेस, आप रिक्वेस्ट किसको करोगे? पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को। कितने दिन में आपको जवाब मिलेगा? 30 दिन में। ठीक है, पहली अपील आप क्या करोगे? जो अपीलेंट अथॉरिटी है उसको विद इन 30 डेज में करोगे। सेकंड अपील आप किसको करोगे? सेंटर और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को, क्योंकि ये भी आपकी बॉडीज है जो बनाई गई है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें किस किस को एक्सक्लूड किया गया है? अब सीधी सी बात है कि आपके पास आरटीआई आ गई, राइट टू इंफॉर्मेशन, कि कहीं भी आप आरटीआई लगा सकते हो और उनसे ब्यौरा मांग सकते हो। तो इसमें सबसे जो मेन जो पॉइंट है जो एक्सक्लूड किया गया है, फॉर एग्जाम्पल नेशनल सिक्योरिटी। कल को आप आरटीआई डाल के गवर्नमेंट से नहीं पूछ सकते कि बताओ तुम्हारे पास कितने न्यूक्लियर वेपन है। ये तो नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा हो सकता है ना। तो ऐसी ऐसी चीजों को क्या है, आरटीआई से बाहर रखा गया है। आरटीआई का जो सिस्टम है, राइट टू इंफॉर्मेशन, इसके लिए सबसे बड़े चैलेंजेस ये हैं कि सबसे पहले तो बहुत से पढ़े लिखे लोग ही ऐसे हैं जिनको आरटीआई लगानी नहीं आती, तो लैक ऑफ अवेयरनेस है। ठीक है, इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाते लोग, उनको ये नहीं पता कि ऑनलाइन कैसे आरटीआई डाली जाती है, इंफॉर्मेशन नहीं है। जहां हम आरटीआई लगाते हैं वहां से रिस्पॉन्स, यहां लिख तो बताया तो गया आरटीआई एक्ट में कि 30 दिन में आपको रिस्पॉन्स करना मिलेगा, लेकिन 6-6 महीने तक उनका रिस्पॉन्स नहीं आता। ठीक है, वो ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। तो ये भी एक डिलेड रिस्पॉन्स भी अपने आप में एक चैलेंज है। ठीक है, दूसरा आपका बहुत सा जो इंफ्रास्ट्रक्चर इस हिसाब का बनाया गया है जो कि आरटीआई के लिए अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है। यदि वो अच्छे से डेवलप होगा तो लोग आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। कितने लोग हैं जिनको ये पता है कि भाई आरटीआई ऑनलाइन यहां से इस तरीके से अप्लाई होती है,
और इतने दिन में यदि रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो हम हायर अथॉरिटी पे कैसे रीच करें कि इन्होंने हमें 30 डेज में रिस्पॉन्स नहीं किया, कैसे उनकी अकाउंटेबिलिटीज बताएं। तो ये सब चैलेंजेस आपके आरटीआई के सामने है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। या आपके हिंदी मीडियम वाले बच्चे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपना नोट्स बना सकते हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है वो लोकपाल और लोकायुक्ता एक्ट आता है 2013 का। इसमें क्या है भाई, लोकपाल तो आपका होगा सेंट्रल लेवल पे और लोकायुक्ताज आपके होंगे स्टेट लेवल पे, जो कि क्या करेंगे, करप्शन से लड़ाई लड़ेंगे। पब्लिक ऑफिसेस कि जो पब्लिक ऑफिसेस में जो करप्शन करते हैं उनके खिलाफ आपके लोकपाल तो सेंट्रल लेवल पे देखेगा, लोकायुक्ता आपका कहां पे देखेगा, स्टेट लेवल पे देखेगा। ठीक है, लोकायुक्त जो एक्ट है वो महाराष्ट्र ने 1971-72 में फॉर द फर्स्ट टाइम पहला स्टेट ऐसा था जिन्होंने लोकायुक्ता अपने स्टेट लेवल पे इंप्लीमेंट कर दिया था। ये फैक्ट है जो आपकी ध्यान रखना है कि महाराष्ट्र ने 1971 में वो एक्ट लाया था और 1972 में उसको अप्लाई कर दिया था। अब हमें देखना है, क्योंकि ये जो लोकपाल का जो बिल है 2013 का, इसको याद करते हैं आपको अन्ना हजारे जी याद आ जाते होंगे, क्योंकि उन्होंने ये मुहिम स्टार्ट की थी उस टाइम पे। और जब लोकपाल आपका अपॉइंट होता है, अब ये है कि लोकपाल आपके जो यदि इंडिया के जो पहले है जो लोकपाल हैं वो है आपके पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है, उनको या तो 5 साल के लिए आपको चुना जाएगा, या फिर उनकी एज कितनी हो मैक्सिमम, आपका यदि 70 साल चलेंगे तो वो रिटायर हो जाएंगे। या तो 5 साल चुना जाएगा, या फिर उनकी एज यदि 5 साल बाद रिटायर होंगे, या फिर 70 साल उनकी एज होगी तो वो रिटायर होंगे। ठीक है, जो भी पहले आ जाएगा उसी में वो रिटायर हो जाएंगे। अब यहां पे यदि ये लोकपाल अपॉइंट करना है सेंट्रल लेवल पे, तो एक कमेटी बनाई जाएगी और कमेटी को हेड कौन करेंगे, आपके प्राइम मिनिस्टर हेड करेंगे। अब इस कमेटी में मेंबर कौन कौन होंगे, सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर हो गया जो इस कमेटी को हेड करेगा, स्पीकर ऑफ लोकसभा हो गए, लीडर ऑफ अपोजिशन हो गया लोकसभा में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए। ठीक है, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं होते, या वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी जज को नॉमिनेट करते हैं, वो आ जाएंगे इस कमेटी में। एमिनेंट ज्यूरिस्ट होगा जो कि नॉमिनेटेड किसके द्वारा होगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इतने लोग इस कमेटी में होंगे, तब जाके एक लोकपाल क्या है अपॉइंट किया जाएगा। अब लोकपाल के हाथ में पावर किस किस को चेकआउट करने की है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की, ठीक है, मिनिस्टर्स की, एमपीज की, पब्लिक सेक्टर वर्कर्स की। ठीक है, उन सबको सुपरविजन करेगा कि कहीं यहां करप्शन तो नहीं हो रहा। लोकपाल के हाथ में इतनी पावर होती है कि वो जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं सीबीआई जैसी, उनको भी सुपरवाइज कर सकता है, उनको भी बता सकता है कि यहां आपको काम करना चाहिए, यहां करप्शन होने के ज्यादा चांसेस हैं या हो रहा है। ठीक है, ये मतलब सिंपल सा यही है कि वो सीबीआई को भी गाइडलाइन दे सकता है। पेनल्टी के तौर पे 10 साल की क्या है, सबसे बड़ी सजा दी जाएगी। सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है वो तो एक तो ये है। दूसरा, लोकायुक्ता आपको मेंशन करना है कि महाराष्ट्र पहला ऐसा स्टेट था जिन्होंने स्टेट लेवल पे 1971-72 में लोकायुक्ता अपने वहां पे इंप्लीमेंट कर दिया था, जैसे लोकपाल हमने सेंट्रल लेवल पे देखा। मेन ये है कि जो कमेटी लोकपाल को सिलेक्ट करेगी उसमें कौन कौन से मेंबर होंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चैलेंजेस भी वही हैं आपके। सबसे पहले जो मेन जो अथॉरिटीज हैं उनको लोकपाल के अंडर नहीं रखा गया है। दूसरा, जो लोकपाल आप कहां न्यूज में सुनते हो कि लोकपाल रेगुलरली अपॉइंट होते हैं, वहां अपॉइंटमेंट में डिले है, पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस है। यहां पे थोड़ा सा काफी बार इस चीज को क्रिटिसाइज किया जाता है कि लोकपाल आप अपॉइंट कर रहे हो और वो कमेटी अपॉइंट कर रही है जिसमें प्राइम मिनिस्टर ही हेड है, तो यहां पे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस देखने को मिल सकता है। स्टैंडर्ड यहां पे हमें नहीं दिखते। सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि लोकपाल को कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में उनके बारे में नहीं लिखा। यदि वो कॉन्स्टिट्यूशनल, जैसे यूपीएससी आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ऐसे लोकपाल कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थोड़ी, आर्टिकल थोड़ी है उनके बारे में। ठीक है, तो जब तक उनको कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग नहीं मिलेगी, कॉन्स्टिट्यूशन में उनको जगह नहीं मिलेगी, तो उनके पास ये पावर नहीं आएगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका सिटीजन चार्टर। सिटीजन चार्टर का मतलब क्या है कि एक राज्य में जो लोग रह रहे हैं उनका एक ब्यौरा तैयार करना, ताकि उनको सही से सर्विसेज प्रोवाइड की जाए। काफी बार आप सिटीजन चार्टर के बारे में सुनते होंगे कि यहाँ डिबेट होती है, डिस्कशन होते हैं पार्लियामेंट में, फिर उसके बाद वो डिबेट एंड डिस्कशन इस हद तक चले जाते हैं कि चार्टर जो सिटीजन चार्टर है उसको गलत ठहराया जाता है। लेकिन सिटीजन चार्टर से सिर्फ जो गवर्नमेंट है वो यही देखती है कि इस राज्य में कितने लोग रह रहे हैं, कितने लोग बाहर से आए हुए हैं, कितने लोग यहीं के हैं, ताकि उनको एक अंदाजा हो कि कितने लोगों को हमें टारगेट करना है, कितने लोगों को हमें जो स्कीम्स हैं, जो उनके लिए जो स्कीम्स बनानी है, या फिर किस किस सेक्शन के लिए स्कीम बनानी है, या फिर कितना फंड्स हमें चाहिए ये स्कीम इंप्लीमेंट करने के लिए। तो ये सारी चीजें सिटीजन चार्टर से निकल के आती हैं। तो इसका सबसे जो बड़ा पर्पस है वो यही है कि लोगों को बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करना। ठीक है, जहां पे क्वालिटी हो गया, चॉइस हो गया, स्टैंडर्ड हो गया, वैल्यू ऑफ मनी हो गया, अकाउंटेबिलिटी हो गया, ट्रांसपेरेंसी हो गया, पार्टिसिपेशन हो गया, ये सभी चीज आ जाती है। ऑब्जेक्टिव में देखें इसका, ये एम्पावर करता है आपका सिटीजन बाय सेटिंग क्लियर सर्विस एक्सपेक्टेशंस, कि जो एक्सपेक्टेशन होती है सिटीजन की कि ये सर्विसेज हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करे,
जब गवर्नमेंट को यही नहीं पता कि उनके राज्य में कितने लोग रह रहे हैं, कि यहां इस एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, तो वो सही से वहां पे पॉलिसी इंप्लीमेंट कैसे कर पाएगा? बैकग्राउंड देखें तो ये जो सिटीजन चार्टर का सिस्टम है, ये 1991 में आपका यूके, यूनाइटेड किंगडम में लाया गया था, और इंडिया में 1997 में ये क्या है, अडॉप्ट किया गया। ठीक है, इंप्लीमेंटेशन इसका कौन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस। ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी जो डिपार्टमेंट है इससे डील करता है, वो आपका डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स है, ये आपका DARPG। चैलेंजेस इसके सामने क्या है कि इसको एक फॉर्मेलिटी के तौर पे लिया जाता है। ठीक है, जेन्युइन इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाई देती, वोट बैंक आ जाता है, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन हो जाती है, पुअर स्टाफ ट्रेनिंग होती है, और कोई लीगल प्रोविजंस नहीं है। अब इसके इंपैक्ट, यदि इसको सही से यदि लागू किया जाए तो सबसे पहले तो क्या इंप्रूव होगा? आपका गवर्नेंस, प्रशासन ही इंप्रूव होगा, उसकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, और जो सिटीजन का जो एक्सपेक्टेशंस है कि पॉलिसीज आपका सही से उन तक पहुंचे या उन तक लागू हो, वो सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है सिटीजन चार्टर का। तो आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ये आपके हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं जो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब आता है कि विमेन का जो पार्टिसिपेशन है गवर्नेंस में, वो इंपॉर्टेंट क्यों है, क्रूशियल क्यों है? वो सबसे बड़ी बात है कि काफी बार ये पाया भी गया है या रिसर्च भी हुई है, इस पे काफी आर्टिकल भी छपे हैं कि जिस ऑफिस में औरतें होती है वहां पे आदमी बहुत ही सही से बिहेव करते हैं। ठीक है, वरना तो आदमी तो बिल्कुल ही वाइल्ड हो जाता है यदि वहां पे सभी यदि मेल हो, औरतें होती हैं तो वो बहुत ही सही तरीके से काम करते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं थोड़ी इज्जत की भी बात आ जाती है। तो ये काफी बार आर्टिकल भी छपे हैं इस पे, और काफी बार इस पे रिसर्च भी हुई है। तो जो गवर्नेंस है, प्रशासन है, उसमें विमेन की पार्टिसिपेशन बहुत ही जरूरी है। इसकी वजह से एक तो क्या आएगा, इससे जो अकाउंटेबिलिटी है वो बढ़ती है। दूसरा क्या है, जो डिसीजन मेकिंग पावर है, जो वो भी बड़ी क्रूशियल है, वो भी बढ़ती है। ठीक है, नए नए आइडियाज आते हैं, उस सोसाइटी के क्या थिंकिंग है, जो फीमेल्स हैं उनकी क्या थिंकिंग है, वो क्या सोचते हैं सोसाइटी के बारे में, या किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से उनके पॉइंट ऑफ व्यू हमें पता लगता है। हमें जरूरत है आज के टाइम पे जेंडर सेंसिटिव पॉलिसीज बनाने की। ठीक है, ताकि स्पेसिफिक जेंडर को, जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट किया जाए। जैसे आपका आर्टिकल 39D है, जो कि आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट ऑफ पॉलिसीज, जिसको आई थिंक हिंदी में बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, अब उसमें क्या है कि आर्टिकल 39D में कि आपको इक्वल पे करना पड़ेगा औरत आदमी को यदि वो काम कर रहे हैं तो। ठीक है, तो उसको बोलते हैं आपका जेंडर सेंसिटिव पॉलिसीज। आपका क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है दोनों को ही। विमेन का जो रोल है घर पे, कम्युनिटी में, उसको दरकिनार नहीं करना है, उसको भी क्या है हमें समझना है, उसको भी इंक्लूड करना है। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो आपकी टोटल आपकी क्या है, 17 गोल है, जो कि 2015 में स्टार्ट हुई थी, 2030 में एंड होंगी, कि 2015 में हम स्टार्ट कर रहे हैं, 2030 तक इसको अचीव करना है। उसमें टोटल 17 गोल है। उसमें आपकी जो 5वें नंबर की जो गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में, उसमें है कि अचीविंग जेंडर इक्वालिटी। अब जेंडर इक्वालिटी तभी तो अचीव करोगे आप जब तक आप विमेन को पार्टिसिपेशन इक्वल पे नहीं करोगे। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 5th, वो कैसे प्राप्त करोगे आप? ठीक है, जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट यदि विमेन एम्पावरमेंट का देखा जाए तो इंडिपेंडेंस जो स्ट्रगल, यदि आपने थोड़ी बहुत भी हिस्ट्री पढ़ी होगी, जिसमें आप देखते हैं महात्मा गांधी को, रविंद्रनाथ टैगोर को, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी को, तो ये लोग भी प्रमोट करते थे कि जो औरतें हैं वो भी जो कन्फाइंड वॉल्स ऑफ फैमिली है, घर की जो 4 दीवारी उससे बाहर निकले और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन करें। ठीक है, बैरियर्स इन प्रोग्रेस, यदि हम बैरियर देखें विमेन की प्रोग्रेस में क्या क्या है, तो आप ये तो भर भर के लिख सकते हो। सबसे पहला तो आपका एजुकेशन, उनको सही से एजुकेशन नहीं मिल पाती। दूसरा, लिमिटेड क्या है, रिप्रेजेंटेशन है, उनका रोल बहुत ही रिप्रेजेंटेशन, जो जहां पे उन्हें रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, पार्लियामेंट में देख लो। ठीक है, दूसरा आपका कि जो पंचायत में इलेक्शन होते हैं वहां देख लो कि पार्टिसिपेशन उनका कितना है। जो लीडरशिप रोल में पार्टिसिपेशन है वो बहुत ही मिनिमम है। ठीक है, एब्सेंस ऑफ रोल मॉडल, ठीक है, उनको डिस्करेज किया जाता है, पैट्रियार्की है, पितृ प्रधान समाज है। तो बैरियर तो बहुत से हैं, एजुकेशन से स्टार्ट हो जाओ, सोसाइटी की थिंकिंग हो जाओ, मेल डोमिनेंस हो जाओ, तो ये बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि बैरियर हैं जो औरत की प्रोग्रेस है उसमें। दूसरा, जेंडर इक्वालिटी इन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करता है, जिसमें आपका आर्टिकल 15 और 14 आ गया। ठीक है, ये भी आपका इसके बारे में बात करते हैं। या फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सोशियो इकोनॉमिक जो इक्वालिटी है उसके बारे में बात की गई है। लेकिन यहां पे औरतों का जो औरतों को निकलना है किससे, सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डिसएडवांटेजेस से,
वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन भी उसके लिए एम्पावर करता है। तो ये कुछ पॉइंट्स है आपके औरतों को लेके कि वो क्या क्या बैरियर हैं, किस किस चीज़ में वो काम करती हैं। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट आप उसमें ऐड कर सकते हो, जिसमें आपका महात्मा गांधी हो गया, रविंद्रनाथ टैगोर हो गया, जवाहरलाल नेहरू का आप एग्जाम्पल दे सकते हो। आप आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल थोड़ा दिखा सकते हो कि आर्टिकल 15 हो गया, आर्टिकल 14 हो गया। राइट टू एजुकेशन की बात कर सकते हो आप, आर्टिकल 21A जो कि आपका ऐड किया गया था 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 में, जो कहता है कि आपके 6 से 14 साल के बच्चों को आपको एजुकेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो उसमें ये नहीं है कि भाई वो सिर्फ लड़के ही होंगे, ठीक है, वो भी एक जेंडर इक्वालिटी का एग्जांपल है। तो ये सभी एग्जांपल आप इसमें मेंशन कर सकते हो। बैरियर में आप मेंशन कर सकते हो एजुकेशन से लेके पैट्रियार्कल सोसाइटी का माइंडसेट ऐसा है, ठीक है, फाइनेंशियल स्ट्रगल उनको झेलना पड़ता है, तो ये सब पॉइंट आप उसमें मेंशन कर सकते हो। तो मेन जो हाईलाइट थे आपके यूनिट 6 के, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, जिसमें आपका लोकपाल हो गया, लोकायुक्ता हो गया, ठीक है, और दूसरा आपका क्या था, आरटीआई के बारे में हो गया, सिटीजन चार्टर हो गया, और वुमेन का रोल है। तो मेन जो पॉइंट थे वो मैंने जो 6 यूनिट के इसमें डिस्कस करती हैं। आशा करता हूं ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एग्जाम की तैयारी अच्छे से करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।